हमारा आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमारे ह्यूमन मेल्स एंड फीमेल्स होते हैं वो गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, स्पर्म एंड ओवम। फिर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, फिर इम्प्लांटेशन, फिर पार्चुरेशन और ये सारे प्रोसेसेस हमने पढ़े थे। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, यानी कि इसमें कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि भाई ये जो टर्म है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो हेल्दी हैं एंड वी आर रिप्रोडक्टिवली फिट। एंड फिर इसमें कुछ इमोशनल एंड सोशल फैक्टर्स भी आ जाते हैं। तो ओवरऑल WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रोडक्टिव हेल्थ को कैसे डिफाइन करता है। WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है ओवरऑल फिट रहे बॉडी एंड हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी फिट हों और अच्छे से फंक्शन कर रहे हों। तो ओवरऑल फिटनेस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें बताता है। अब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे लोग फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड रिप्रोडक्टिवली फिट हैं, उस ऐसी सोसाइटी को हम बोल सकते हैं दिस इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। अब एक अच्छी बात यह है कि इंडिया वन ऑफ दोज कंट्रीज़ है जिसमें कुछ ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कराए ऑन दी नेशनल लेवल, मतलब पूरी कंट्री वाइड लेवल पे इंडिया ने कुछ ऐसे प्लान्स एंड प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करवाए हैं जिससे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक सोशल गोल की तरह हम अचीव कर पाएँ। इन प्लान्स को बोलते हैं हम फैमिली प्लानिंग। ये इनिशिएट हुआ था सबसे पहले 1951 में और हर 10 साल में कह सकते हैं हम, हर 10 साल में ये पीरियडिकली असेस होता है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो वाइडर रेंज को कवर करते हैं, इनको हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स बोल सकते हैं हम इनको, RCHP। इससे हम लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं एंड एक बेटर सोसाइटी को बनाने के लिए हम कुछ स्टेप्स भी लेते हैं। एंड जैसे न्यूज़पेपर में एड्स, टेलीविजन पे एड्स, इनके थ्रू क्या होता है अवेयरनेस हम और अच्छे से एंड और तेज़ी से स्प्रेड कर सकते हैं। एंड चिल्ड्रंस को पेरेंट्स और उनके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर या जो भी एल्डर इंडिविजुअल है सोसाइटी में, फैमिली में, वो चिल्ड्रंस को समझाए कुछ ऐसी बातों के बारे में अबाउट आर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एडोलेसेंस एंड इसके टाइम पे जो चेंजेस आते हैं, जो ऑर्गन्स में चेंजेस आते हैं एंड जो स्प्रेड हो सकती हैं डिसीजेज लाइक दी HIV वायरस, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर करना इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर पेरेंट्स एंड आर एल्डर इंडिविजुअल्स इन दी सोसाइटी या फिर इन दी फैमिली। अब हम कुछ ऐसी अचीवमेंट्स के बारे में देखेंगे जहाँ पे हमने एक पॉजिटिव वे में ग्रोथ करी है। लाइक एमनियोसेंटेसिस होता था पहले, यानी कि जैसे हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर पता चले कि फीमेल है, वो फीटस जो है दैट इज़ फीमेल, तो क्या करते थे कई सारे लोग उसको अबॉर्शन या कुछ ऐसी प्रोसेसेस करवा देते थे। लेकिन ये चीज़ अब टोटली बैन हो चुकी है। नो वन कैन अबॉर्ट, मतलब नो वन कैन प्रैक्टिस दी एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस का मतलब यही है कि डिलीवरी से पहले ही वो फीटस को वोम के अंदर ही डिस्ट्रॉय करवा देना। एक्चुअली होता क्या था कि कुछ इसमें डिसीजेज लाइक डाउन सिंड्रोम वगैरह कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो हम चेक कर सकते हैं कि अगर फीटस में ये कुछ प्रॉब्लम्स हों अगर, तो वी कैन चेक इट। तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता था कि इसमें हमें उसके जीन्स और उसके मतलब जेंडर के बारे में पता चल जाता था। तो होता क्या है कि कुछ लोग होते थे कि उसको अबॉर्शन या कुछ ऐसी प्रोसेसेस करवा देते थे जो कि अब लीगली बैन हो चुका है। नाउ हम कुछ ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, बट उससे पहले NCERT में कुछ डाटा दे रखा है, लेट अस नो इट। सो कुछ ऐसा डाटा गिवन है जो हमें एक बार मतलब बस ऐसे गो थ्रू करना है कि 1900s में वर्ल्ड पॉपुलेशन थी अप्रॉक्सीमेटली 2 बिलियन, यानी कि 2000 मिलियन वॉज दी वर्ल्ड पॉपुलेशन। अब वो 1900 के बाद 2000 में 6 बिलियन हो गई, 2 बिलियन से 6 बिलियन हो गई। और 2011 तक दैट वॉज 7.2 बिलियन। मतलब पहले इतना ड्रास्टिक चेंज क्यों हुआ, लेट अस नो। अब इंडिया की पॉपुलेशन भी देख लेते हैं कि इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, यानी कि 1947 के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारे इंडिया की, जो कि फिर 2000 आते आते बिलियंस तक पहुंच गई एंड 1.2 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया इन मई 2011। अब डेथ रेट में डिक्लाइन था, मतलब नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का जो डेथ हो रही थी दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली ऑन एन एवरेज वेरी लो। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में भी डिक्लाइन हुआ एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एज वेल एज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज आर प्रोबेबल रीजन फॉर दिस। मतलब ये हमें पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजंस बताए गए हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड डेथ रेट में डिक्लाइन। डेथ रेट यानी कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि जिनकी डेथ हो जाती है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी वाले पीरियड में मदर्स की अगर डेथ हो जाए दैट इज टर्म्ड एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि इन्फेंट की डेथ हो जाए, ठीक है। इसका तो नंबर डिक्लाइन हुआ, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो रिप्रोड्यूसिबल एज में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे उनका नंबर इंक्रीज हुआ। दिस कुड बी द रीज़न कि हमें इतना तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिला। अब 2011 सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लेस देन 2% था। तो ऐसी जो ग्रोथ रेट थी, मतलब इतनी तेज़ी से जो ग्रो हुआ, कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट। मतलब इतनी तेज़ी से अगर पॉपुलेशन ग्रो होगी तो ऑब्वियसली जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उनकी भी स्कार्सिटी हमें देखने को मिल सकती है, लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग। और यही रीज़न था कि गवर्नमेंट को सीरियस मेजर्स लेने पड़े टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या लिया गया, छोटी छोटी फैमिलीज़ को मोटिवेट किया गया बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। अब ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती क्या हैं। ये एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए जो कि यूज़र फ्रेंडली हो,
एंड ईजिली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो, मतलब दोबारा इसको यूज़ किया जा सके विद नो और लीस्ट साइड इफेक्ट्स, या तो इसके बिल्कुल साइड इफेक्ट ना हो और अगर हो तो बहुत कम हो। इट ऑल्सो शुड इन नो वे इंटरफेयर विद द सेक्शुअल ड्राइव, मतलब क्वाइटस के टाइम पे ये कोई इंटरफेयर ना करे और द सेक्शुअल एक्ट ऑफ द यूजर। वही बात है कि मतलब यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, दोबारा इसको यूज़ कर सकें, और अगर साइड मतलब पहले तो साइड इफेक्ट ना हो और अगर है भी तो बहुत ही कम होना चाहिए, और ये क्वाइटस के टाइम पे इंटरफेयर ना करे। दिस शुड बी द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल हैं एट प्रेजेंट, जिनको हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, जैसे कि कुछ होते हैं नेचुरल या ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव, कुछ होते हैं बैरियर, कुछ को हम बोलते हैं आईयूडीज, फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, फिर इंजेक्टेबल्स आते हैं, इम्प्लांट्स आते हैं, एंड एट द लास्ट आता है सर्जिकल मेथड। बिफोर स्टार्टिंग दी टॉपिक, इट्स माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि इस चीज़ को सिर्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, कहीं और अपना दिमाग ना ले जाएं। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले था नेचुरल मेथड, जो कि मतलब ओवम और स्पर्म को मीट करने से हम नेचुरली अवॉइड करें। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल मेथड, जिससे कि मतलब फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करें, सिंपली ये है। इसमें एक आता है पीरियडिक एब्सटिनेंस। पीरियडिक एब्सटिनेंस एक ऐसा मेथड है जिसमें कपल्स जो हैं वो अवॉइड करते हैं बिटवीन नेचुरल साइकिल के 10 to 17 डेज़ के बीच में क्वाइटस को अवॉइड करते हैं, जब ओव्यूलेशन का चांस ज़्यादा होता है। अब क्योंकि इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, तो इसको इसीलिए फर्टाइल पीरियड भी कहते हैं। 10 to 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, दैट इज कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड, क्योंकि इस टाइम होता है ओव्यूलेशन के चांसेस, एंड इसीलिए इसमें मतलब फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, तो इसी वजह से इस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। तो बाय एब्सटेनिंग फ्रॉम क्वाइटस ड्यूरिंग दिस पीरियड, कॉन्ट्रासेप्शन कुड बी प्रिवेंटेड। इसके बाद आता है विड्रॉल या क्वाइटस इंटरप्टस। ये एक और नेचुरल मेथड का ही टाइप है, जिसमें कि मेल पार्टनर जो होता है वो पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर द इजैक्यूलेशन, जिससे कि इंसेमिनेशन अवॉइड हो सकता है। इसके बाद आता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जो कि बेस्ड है हमारा ओव्यूलेशन के फैक्ट के ऊपर, मतलब द साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग पार्चुरेशन, मतलब लैक्टेशन के टाइम पे ये पीरियडिक साइकिल नहीं आती, जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। सो देयरफॉर एज लॉन्ग एज द मदर ब्रेस्ट फीड्स द चाइल्ड फुल्ली, चांसेस ऑफ कॉन्सेप्शन आर ऑलमोस्ट निल, मतलब जब तक ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रहती है तब तक कॉन्सेप्शन के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं। बट दिस मेथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, मतलब पार्चुरेशन के बाद अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स तक ही इस मेथड को इफेक्टिव माना गया है। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेज आर यूज इन दीज मेथड्स, ये जो नेचुरल मेथड्स हैं पीरियडिक एब्सटिनेंस, विड्रॉल एंड लैक्टेशनल एमेनोरिया, इनमें कोई भी हम मेडिसिन यूज़ नहीं करते, सो इनके साइड इफेक्ट्स भी ऑलमोस्ट ना के बराबर होते हैं, बट इनके चांसेस जो हैं, इनके चांसेस फेलियर के चांसेस काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हाई ही रहते हैं, क्योंकि ये मतलब नेचुरली हम ट्राई करते हैं। इसके बाद आता है बैरियर मेथड, जिसमें ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकली मीटिंग, मतलब बैरियर्स की हेल्प से हम इनकी फिजिकल मीट को अवॉइड करते हैं। ऐसे मेथड्स जो हैं वो दोनों मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए अवेलेबल हैं। एग्जांपल है इसका कॉन्डोम, जिसमें कि हम एक थिन रबर या लेटेक्स की शीट यूज़ करते हैं, जो कि पेनिस को मेल्स में एंड फीमेल्स में सर्विक्स वजाइना को कवर करे रखता है, और क्वाइटस से जस्ट पहले इसको हम यूज़ करते हैं, जस्ट कि जो एजैक्यूलेटेड सीमन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में एंटर ना कर पाए। अब ये जो है ये भी कॉन्सेप्शन को प्रिवेंट कर सकता है। एक पॉपुलर ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं निरोध, जो कि मेल्स के लिए है। अब ये जो कॉन्डम्स का यूज़ है ये रिसेंट ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है इसका, ड्यू टू इट्स एडिशनल बेनिफिट्स। जैसे अब ये जो है इम्प्लांटेशन या इजैक्यूलेशन को तो प्रिवेंट करता ही है, साथ ही साथ ये STIs और एड्स वगैरह को भी प्रिवेंट करता है। दोनों मेल्स एंड फीमेल्स का जो कॉन्डम्स होते हैं वो डिस्पोजेबल होते हैं, एंड ये सेल्फ इंसर्ट किए जा सकते हैं। सो इसमें मतलब प्राइवेसी का भी इशू कोई नहीं रहता। डायफ्राम, सर्विकल कैप एंड वोल्ट कुछ ऐसे बैरियर्स हैं जो कि रबर के बने हुए होते हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में हम लोग इंसर्ट करते हैं टू कवर दी सर्विक्स ड्यूरिंग दी क्वाइटस। अब ये क्या करते हैं, ये स्पर्म की एंट्री को, सर्विक्स में स्पर्म एंटर को ब्लॉक करते हैं या फिर रोकते हैं। अब ये जो है डायफ्राम, सर्विकल कैप और वोल्ट्स, ये रीयूजेबल होते हैं, मतलब इनको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ क्रीम्स एंड जेलीज, जिनको हम स्पर्मेसिडल क्रीम्स, जेलीज या फोम्स कह सकते हैं, जो कि अलॉन्ग विद ये इन बैरियर मेथड्स के साथ हम इनको यूज़ करते हैं टू इंक्रीज देयर कॉन्ट्रासेप्टिव एफिशिएंसी, मतलब और अच्छे से ये इनका जो इफेक्ट है वो और अच्छे से हमें देखने को मिले, इसी वजह से हम इन क्रीम्स को, फोम्स को यूज़ करते हैं। अब एक और इफेक्टिव एंड पॉपुलर मेथड है जिसको हम बोल सकते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUDs को भी हम यूज़ करते हैं। ये क्या होते हैं? ये डिवाइसेस होती हैं जो कि डॉक्टर्स या एक्सपर्ट नर्सेज इंसर्ट करती हैं वजाइना के थ्रू यूटरस में, मतलब ये यूटरस में इंसर्ट करी जाती हैं ये जो डिवाइसेस हैं। अब ये प्रेजेंटली एज नॉन मेडिकेटेड IUDs के फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। कॉपर रिलीजिंग IUDs, हार्मोन रिलीजिंग IUDs, मतलब अलग अलग तरह की IUDs आर अवेलेबल। अब IUDs क्या करती हैं? ये IUDs फैगोसाइटोसिस को इंक्रीज़ करता है, मतलब यूटरस में जब स्पर्म एंटर करेगा तो उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, यानी कि यूटरस की जो सेल्स हैं वो स्पर्म को खाने लग जाएंगे, डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगे। एंड द कॉपर आयन, ये जो कॉपर रिलीजिंग IUD में कॉपर आयन है वो रिलीज होता है, जिससे कि स्पर्म की मोटिलिटी को रिड्यूस किया जा सके, एंड स्पर्म की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी फिर रिड्यूस हो जाती है। अब हार्मोन रिलीजिंग IUDs जो होती हैं, हार्मोन रिलीजिंग IUDs यूटरस को अनसूटेबल बना देती हैं, मतलब इम्प्लांटेशन ना हो पाए ऐसी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती हैं, एंड द सर्विक्स होस्टाइल टू दी स्पर्म। IUDs एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए जिनको प्रेगनेंसी डिले करनी है या फिर चिल्ड्रंस के बीच में स्पेस करना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन इंडिया। IUDs आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्यों हैं? क्योंकि ये प्रेगनेंसी को डिले करने में हेल्प करती हैं, एंड चिल्ड्रन को, मतलब 2 चिल्ड्रन के बीच में स्पेस अगर किसी को चाहिए तो दिस IUDs आर द आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड भी है हमारा इंडिया में। इन सब के बाद आते हैं कुछ ओरल एडमिनिस्ट्रेशंस, मतलब कुछ पिल्स वगैरह आती हैं
जिसमें प्रेजेंट होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। अब इसका काम क्या होता है, पिल्स ये टैबलेट्स की फॉर्म में होती हैं एंड इनको हम डेली 21 पीरियड मतलब 21 डेज़ के लिए हम डेली इनको लेते हैं, स्टार्टिंग प्रेफरेबली विद इन द फर्स्ट 5 डेज़ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्टिंग के 5 दिन के बाद से 21 डेज़ तक हम लगातार लेते हैं। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 डेज़, 7 दिन के गैप के बाद इसको फिर दोबारा से सेम पैटर्न में हम लोग रिपीट करना होता है जब तक कि फीमेल को कॉन्सेप्शन प्रिवेंट करना है तब तक। अब इससे क्या होता है, इन पिल्स या टैबलेट से ओवुलेशन इनहिबिट हो जाता है, मतलब ओवुलेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, एज वेल एज सर्विकल म्यूकस की क्वालिटी भी मतलब प्रिवेंट होती है या फिर ऐसी क्वालिटी हो जाती है जिससे कि स्पर्म एंटर ना कर पाए। पिल्स बहुत ही इफेक्टिव हैं और इनका साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल। अब एक सहेली है जो कि नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, मतलब ये भी एक पिल का फॉर्म है। इट इज़ वंस अ वीक, ये हफ्ते में एक बार लेनी होती है विद बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स और कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अब अकेला प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन कैन ऑल्सो भी यूज बाय फीमेल एज इंजेक्शन और इम्प्लांट्स अंडर दी स्किन। स्किन के अंदर भी हम इसको इंजेक्ट करवा सकते हैं। अब इनका जो इम्प्लांट्स या इंजेक्शंस का जो मोड ऑफ एक्शन है वो पिल्स की तरह ही है एंड देयर इफेक्टिव पीरियड आर मच लॉन्गर। पिल्स से ज़्यादा इफेक्टिव पीरियड होता है इनका। और क्वाइटस के 72 आवर्स के बाद अगर प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन या किसी आईयूडी का हम एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इसको इंसर्ट करवा देते हैं तो दे हैव बीन फाउंड टू बी वेरी इफेक्टिव। मतलब इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव अगर हमें चाहिए कि क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर ही हम अगर इसको इंसर्ट करवा देते हैं प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन को या प्रोजेस्टेरॉन को या आईयूडीज़ को, सो इसको बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। अब इसके बाद आते हैं कुछ सर्जिकल मेथड्स जिनको हम स्टेरिलाइजेशन भी बोल सकते हैं, आर जनरली एडवाइज्ड फॉर द मेल या फीमेल पार्टनर जो कि आगे इन फ्यूचर प्रेगनेंसी चाहते ही नहीं है, उनके लिए होता है एक फाइनल चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सर्जिकल मेथड या साइंस की लैंग्वेज में इसको स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मेल्स में वास्ट डिफरेंस को कट कर देते हैं और फिर टाई कर देते हैं, और ऐसी फीमेल्स में फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर देते हैं। मेल्स में वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई करते हैं तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं वेसेक्टॉमी। वेसेक्टॉमी इसीलिए बोलते हैं क्योंकि मेल्स में होता है वास्ट डिफरेंस, इसको कट करते हैं और टाई कर देते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड वेसेक्टॉमी। ऐसे ही फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई करते हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। ट्यूब बोले तो फेलोपियन ट्यूब, वेस्ट बोले तो वेस्ट डिफरेंस, ठीक है। इसके बाद आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। अब ये क्या है, अगर कोई इंटेंशनली या खुद से वॉलंटरीली टर्मिनेट करवाए प्रेगनेंसी को, मतलब पूरे टाइम पीरियड कंप्लीट होने से ही पहले एबॉर्शन बोल सकते हैं इसको हम, इंटेंशनल एबॉर्शन। सो इसको साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या फिर इंड्यूस्ड एबॉर्शन। अब नियरली 45 से 50 मिलियन MTPs परफॉर्म की जाती हैं एक साल में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिससे कि 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी इन अ ईयर। मतलब जो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती हैं उसका 1/5 पोर्शन तो एबॉर्शन हो ही जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इन अ ईयर। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे MTP को लीगलाइज कर दिया था 1971 में कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, जिससे कि इसका मिसयूज़ ना हो पाए। ऐसी रेस्ट्रिक्शंस आर ऑल द मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेट एंड इलीगल फीमेल फीटिसाइड। मतलब वही एमनियोसेंटेसिस ना हो पाए, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए लीगली MTP को मतलब लीगलाइज कर दिया है इन 1971। अब भाई क्वेश्चन आता है कि लोग MTP करवाते क्यों हैं। सो इसका एक बेसिक एंड ऑब्वियस आंसर है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को या फिर कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम ना आए, इस वजह से लोग MTP करवा देते हैं। या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो गया, या फिर कोई भी ऐसा रीज़न है कि वो लोग प्रेगनेंसी नहीं चाहते, या फिर जो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किया वो फेल कर गया, तो इस कंडीशन में दे प्रेफर MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अब गवर्नमेंट ने इसको लीगलाइज तो कर दिया, बट अब इसके बाद भी MTPs जो ज़्यादातर MTPs होती हैं वो इली की जाती हैं बाय अनक्वालिफाइड कैक्वेक्स। अनक्वालिफाइड लोग इसको परफॉर्म करते हैं विच आर नॉट ओनली अनसेफ बट फेटल। मतलब एक तो इनके पास कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, ऊपर से इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो ये मतलब ओवरऑल बहुत ही गलत चीज़ और डेंजरस ट्रेंड है। एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज़ करते हैं। एमनियोसेंटेसिस में क्या था कि कुछ अगर प्रॉब्लम्स हैं उस फीटस के अंदर लाइक डाउन सिंड्रोम, तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको क्योर कर सकते हैं, इसीलिए हम एमनियोसेंटेसिस करते थे। बट इसका मिसयूज़ भी लोग करते हैं जिससे कि उस फीटस का अनबॉर्न चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है एंड फ्रिक्वेंटली अगर वो फीमेल निकलता है तो MTP करवा देते हैं। दिस इज़ टोटली अगेंस्ट व्हाट इज़ लीगल। मतलब जो गवर्नमेंट ने लीगलाइज किया है ये चीज़ उसके जस्ट अगेंस्ट है।